जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत से पाकिस्तान के झड़प के बाद अब पाकिस्तान के दूसरे पड़ोसियों ने भी कह दिया कि पाकिस्तान का हमें मुंह नहीं देखना। जी हां दोस्तों, बड़ी बड़ी बॉर्डर पर दीवार बनाएगा यह मुस्लिम देश। बताएंगे कौन बड़ा फैसला लेने जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। ये खबर सुनते ही घुट घुट कर निकल जाएगा पाकिस्तानी शहबाज शरीफ का दम। बताएंगे कैसे भारत का दोस्त भी करेगा पाकिस्तान को बर्बाद। तो वहीं दोस्तों एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। S-400 ने 314 किलोमीटर दूर से पाकिस्तानी अवैक्स एयरक्राफ्ट को मार करके बना लिया है विश्व का नया रिकॉर्ड। युद्ध के इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा बड़ा खुलासा। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों। तो उधर बताएंगे सिंध में पाकिस्तान सरकार का जोरदार विरोध। बेनजीर भुट्टो की बेटी के काफिले को घेरा, लाठी डंडों से कूट डाला। जी हाँ, इससे 4 दिन पहले मंत्री का घर जलाया था, आपको याद होगा दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे बांग्लादेश में होने वाला है तख्ता पलट। फिर एक बार पिछले साल की तरह ही बांग्लादेश उस स्टेज पर आकर खड़ा हो गया है दोस्तों, जहां पर से शेख हसीना को हटाया गया था। एक से एक बड़ी जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। बस आपको करना क्या है मालूम ही है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारतीय सेना को सपोर्ट करते हुए और बिलीव करते हैं कि भारत आतंकवाद को खत्म जरूर करेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा दोस्तों। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान बॉर्डर पर इजराइल जैसी दीवार बनाएगा मुस्लिम देश। घुट घुट कर निकलेगा शहबाज का दम, भारत का दोस्त भी करेगा उसको बर्बाद। बताते हैं पाकिस्तान की हालत इन दिनों उस बेचारे जैसी हो गई है जो चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा हो और निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो। हर पड़ोसी देश के साथ उसका पंगा बढ़ता जा रहा है और हर कोई उसे सबक सिखाने के मूड में है। भारत के साथ तो सिंधु जल संधि का झगड़ा पुराना है, लेकिन अब ये विवाद इतना ज्यादा गहरा गया है, इतना ज्यादा गंभीर हो चुका है कि बात युद्ध तक पहुंच रही है। ऊपर से अफगान तालिबान जो कभी पाकिस्तान के दोस्त हुआ करते थे, अब उसी की नाक में दम करने को तैयार है। तालिबान ने धमकी दी है कि वो अपनी नदियों का पानी रोक देगा ताकि पाकिस्तान तरस जाए। और अगर ये कम था तो ईरान भी अब पाकिस्तान से तंग आ चुका है। उसने अपनी सीमा पर 4 मीटर ऊंची दीवार बनानी शुरू कर दी है ताकि आतंकी और तस्करों को रोका जा सके। जी हाँ, पाकिस्तान और भारत के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद से तनाव बढ़ गया है। भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी है। भारत अपने हिस्से के पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है ताकि पानी को यूटिलाइज किया जा सके। इससे पाकिस्तान को मिलने वाला पानी कम हो रहा है और वो बौखला गया है दोस्तों। और यही कारण है कि पाकिस्तान पानी के नाम पर भारत को धमकी दे रहा है। हद तो दोस्तों तब हो गई जब पाकिस्तान में आतंकी और सेना के जनरल एक जैसी भाषा में भारत को धमकी देने लगे, कहने लगे कि अगर पानी रोका गया तो हम भारत की सांसें रोक देंगे। दोस्तों पाकिस्तान को अभी भारत से निपटने का तरीका समझ नहीं आया था कि अब अफगान तालिबान ने भी उसकी नींदें उड़ा दी। एक बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि तालिबान अब कुनार नदी पर बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। ये नदी अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में जाती है और वहां की खेती के लिए लाइफ लाइन है। तालिबान के एक सीनियर जनरल मुबीन ने कुनार इलाके में एक संभावित बांध की जगह का दौरा किया और कहा, ये पानी हमारा खून है, इसे पाकिस्तान में नहीं बहने देंगे। हम इससे अपनी बिजली बनाएंगे और खेती को मजबूत करेंगे। अगर तालिबान ने सचमुच बांध बना लिया तो पाकिस्तान की खेती को भारी नुकसान होगा। अभी तक ना तो तालिबान सरकार ने और ना ही पाकिस्तान सरकार ने इस दावे पर कोई आधिकारिक यानी ऑफिशियल बयान दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल चुकी है। जी हाँ, तो वही दोस्तों अब ईरान बना रहा है बॉर्डर पर बड़ी बड़ी दीवारें। अब नहीं देखेगा पाकिस्तानियों का मुंह। बता दे पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर ईरान ने भी उसे आईना दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान ने अपनी पूर्वी सीमा पर 300 किलोमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसका मकसद है आतंकवाद, ड्रग तस्करी और अवैध घुसपैठ को रोकना। जी हाँ, ईरान का कहना है कि उसकी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में होने वाले आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले आतंकी है। पिछले साल कैरमान और सिस्तान बलूचिस्तान में हुए आतंकी हमलों के बाद ईरान ने यह दीवार बनाने का फैसला किया। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगी सीमाओं से 80% ड्रग तस्करी होती है। जी हाँ, जनवरी 2024 में तो ईरान ने पाकिस्तान के अंदर जैश अल अदल नाम के आतंकी समूह के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमला कर दिया था। पाकिस्तान ने इसे गैर कानूनी बताया और गंभीर परिणाम की चेतावनी दी थी। जी हाँ, अब ऐसे में भारत के बाद दोस्तों पाकिस्तान के ये दोनों पड़ोसी भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ने वाले। ऐसे में अब कहीं का नहीं रह जाएगा पाकिस्तान और चीन उसका दिखा देगा वैसा ही दोस्त है। कभी भी चाइना उसका पक्का दोस्त नहीं बन सकता। आप समझते हैं दोस्तों, भूगोल के स्तर पर कोई किसी का पक्का दोस्त नहीं होता, हर कोई इंटरेस्ट बेस्ड दोस्त होता है। आज तुमसे हमारा फायदा है तो तुम हमारे दोस्त हो, कल तुमसे फायदा नहीं तो तुम दुश्मन से भी बदतर हो। और यही चाइना का हाल है। जब तक फायदा है पाकिस्तान को दोस्त बना रखा है, जिस दिन फायदा खत्म लात मारकर पाकिस्तान को भगा देगा। आपकी क्या राय है दोस्तों इस कथन पर बताना
बिल्कुल मत भूलिएगा, लेकिन बात सही लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां S-400 ने 314 किलोमीटर दूर से पाकिस्तानी अवैक्स एयरक्राफ्ट को मारकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। युद्ध के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा सबसे बड़ा खुलासा दोस्तों। यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों की मीडिया ने रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की, उसे नाकामयाब बताया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ S-400 ने जैसा कमाल किया उसको देखकर पश्चिमी देश परेशान है। भारत के रूसी हथियारों ने जिस तरह से पाकिस्तान का धूल चटाया है वो पश्चिमी देशों का बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक वजह यह भी है कि पश्चिमी देशों की मीडिया ने पाकिस्तान के समर्थन में उसका भोपू बन जाने का फैसला किया। S-400 के पराक्रम के बारे में धीरे धीरे खुलासा होने लगे हैं और यूरेशियन टाइम्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की लंबी दूरी की मिसाइलों के खिलाफ S-400 100% कामयाब और प्रभावी साबित हुआ है। S-400 ने पाकिस्तान की कई क्रूज मिसाइलों और विनाशकारी ड्रोन को मार गिराया, जिससे भारत को अपने सैन्य ठिकानों को सुरक्षित रखने में मदद मिली। आपको बता दें कि भारत ने 5.4 अरब डॉलर की लागत से रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 5 यूनिट खरीदे थे, जिनमें से रशिया ने अभी तक 3 S-400 की ही डिलीवरी दी है। 2 S-400 की डिलीवरी मिलना अभी बाकी है। रशिया से S-400 खरीदने की वजह से अमेरिका ने 60 के प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी, लेकिन भारत S-400 खरीदने के फैसले से पीछे नहीं हटा। दोस्तों, यूरेशियन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारतीय S-400 ने 314 किलोमीटर की दूरी पर किसी हवाई लक्ष्य को भेद कर एक रिकॉर्ड बनाया है। अधिकारी ने कहा कि S-400 ने 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर हवाई लक्ष्य को मार गिराकर सेम बोले तो सरफेस टू एयर मिसाइल द्वारा सबसे लंबे समय तक मार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान S-400 ने पाकिस्तान वायुसेना की आंख माने जाने वाले साब एरिये 2000 फ्लाइंग रडार यानी अवैक्स एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। ऐसा करके भारतीय S-400 ने एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, अधिकारी का नाम ना बताने की शर्त पर। यूरेशियन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि साब एरिये 2000 का यह दूसरा नुकसान था। इससे पहले पाकिस्तान के एयर मार्शल मसूद अख्तर ने खुलासा किया था कि 9-10 मई की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान वायुसेना के एक अवैक्स विमान को मार गिराया था, लेकिन भारतीय अधिकारी ने कहा कि अवैक्स को ब्रह्मोस से नहीं बल्कि S-400 से मारा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक किसी भी सैम ने इतनी ज्यादा दूरी तक किसी हवाई लक्ष्य को नष्ट नहीं किया है, लेकिन S-400 ने 314 किलोमीटर से पाकिस्तानी अवैक्स एयरक्राफ्ट को मार गिराकर पूरी दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दोस्तों, ऐसे में इसका श्रेय दोस्तों आप S-400 को ही दोगे या फिर भारतीय सेना को दोगे, जिसने सही तरीके से सटीक तरीके से इसका इस्तेमाल किया है टाइमिंग के साथ। देखते हैं क्या कहती है भारत की प्रिय जनता दोस्तों। और ऐसे में S-400 मिसाइल के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अंत में, और कमेंट में S-400 इज बेस्ट लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, सिंध में पाकिस्तान सरकार का जोरदार हुआ विरोध। बेनजीर भुट्टो की बेटी के काफिले को घेरा, लाठी डंडों से किया हमला। बता दें, पाकिस्तान में कराची से सिंध के नवाब शाह जा रही नेशनल असेंबली की मेंबर और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर घेर लिया। वे जमशोरो टोल प्लाजा से गुजर रही थी जब नहर परियोजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय के लिए उन्हें रोक लिया और लाठी डंडों से काफिले पर हमले करने की कोशिश की। इससे हाईवे पर तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह विवादित नहर परियोजना और कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ विरोध जता रहे थे। उन्होंने इस परियोजना को किसानों और आम जनता के हितों के खिलाफ बताया। पुलिस के मुताबिक इस घटना के दौरान सुरक्षा बल और फोर्स ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आसिफा जरदारी का वाहन सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और काफिले को सुरक्षित निकाला। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध स्थित जमशोरो के SSP जफर सिद्दीक ने बताया कि काफिला सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय के लिए रोका गया और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कहीं भी कानून व्यवस्था भंग होती है तो पुलिस उचित कार्रवाई करती है। वहीं आपको सबसे बड़ी खबर बता दें, बांग्लादेश में फिर एक बार राजनीतिक तख्तापलट का संकट मंडरा रहा है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देना चाहते हैं। बांग्लादेश में बीते 9 महीने में दूसरी बार ऐसा संकट आया है। बीते साल अगस्त में भी बांग्लादेश में काफी उथल पुथल मचा था, जिसमें छात्र आंदोलनों से लेकर शेख हसीना के सत्ता से हटने तक बहुत कुछ घटा। जुलाई 2024 में विश्वविद्यालय के छात्रों ने सरकारी नौकरियों के कोटा सिस्टम के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका मानना था कि यह सिस्टम बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में 30% रिजर्वेशन देता, जिससे बाकी बच्चे वंचित रह जाते हैं। शुरुआत में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन जब सरकार ने छात्रों पर लाठी चार्ज किया तो यह हिंसक झड़पों में तब्दील हो गया। शेख हसीना के सत्ता से हटने के लगभग 1 साल बाद फिर बांग्लादेश उसी मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भी अब संकट में आ चुकी है। न्यूज एजेंसी राइटर्स की माने तो यूनुस ने धमकी दी है कि अगर राजनीतिक दल सुधारों को मंजूरी नहीं देंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे। नेशनल सिटीजन पार्टी यानी NCP के नेता नाहिद इस्लाम, जो पिछले साल के छात्र आंदोलन से उभरे हैं, उन्होंने कहा कि यूनुस के लिए बिना राजनीतिक समर्थन के काम करना मुश्किल हो गया है। मोहम्मद यूनुस बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि अगर वे वो काम नहीं कर सकते जो उन्हें सौंप
सौंपा गया था तो वे अपना पद छोड़ देंगे। बता दें कि वे राजनीतिक पार्टियों की राजनीति को बेहतर बनाने और बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए यूनुस सत्ता में आए थे, जिसमें वो पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं, क्योंकि तब से अब तक वहां पर कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। इवन बांग्लादेश की स्थिति और ज्यादा बुरी हो चुकी है। नाहिद ने आगे कहा कि हमने उनसे साफ कहा है कि जनता ने सिर्फ सरकार बदलने के लिए आंदोलन नहीं किया था, बल्कि सिस्टम बदलने के लिए किया था। बिना सुधार के चुनावों का कोई मतलब है ही नहीं। दोस्तों, आज बांग्लादेश एक नाजुक मोड़ पर खड़ा हो चुका है। यूनुस की सरकार अगर सुधारों को लागू नहीं कर पाई तो देश फिर से उसी संकट में फंस सकता है जिससे वो उबरने की कोशिश कर रहा है। जनता अंतरिम सरकार के वादों से थक चुकी है। ऐसे में राजनीतिक दलों की आंतरिक राजनीति बांग्लादेश को नई मुसीबत की ओर धकेल रही है। बता दें, मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की खबर पर भड़क गई तस्लीमा नसरीन, कह दिया जाने मत दो, पकड़कर जेल में डाल दो। जी हां, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की खबरों पर मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन भड़क उठी है। दोस्तों, उन्होंने यूनुस पर हिंदू नरसंहार, जिहादी उग्रवादियों को गुस्साने, नफरत विद्वेष फैलाने समेत कई आरोप लगाए। लेखिका ने कहा कि यूनुस ने अगर इस्तीफा दिया तो वे अमेरिका या यूरोप में जाकर अपना जीवन फिर से बिताएंगे। उनके कर्मों की सजा के लिए उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए। उन्होंने 1 साल से जो बांग्लादेश की जनता को मूर्ख बनाया है, उनका सजा उसको मिलना चाहिए। तस्लीमा नसरीन ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि मैंने सुना है कि मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने जा रहे हैं और अपना बाकी जीवन यूरोप या अमेरिका में आराम से गुजारेंगे। बांग्लादेशी लेखिका ने पूछा कि उन्हें क्यों जाने दिया जाना चाहिए, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। देश में प्रवेश करते ही उनके खिलाफ 5 मामले खारिज कर दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस ने मुख्य सलाहकार के पद से जिहादी उग्रवादियों और भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया, विपक्ष को खत्म करने के लिए नफरत और द्वेष फैलाया, तौहीदी भीड़ को खून खराबे के लिए उकसाया। इतने सारे लोगों को नुकसान पहुंचा है, इतने सारे लोगों की जानें चली गई हैं, उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। अगर आप भी दोस्तों तस्लीमा नसरीन के इस बात का समर्थन करते हैं तो कमेंट में तस्लीमा नसरीन सेड गुड लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं, कोलकाता में बांग्लादेश के राजदूत को अब मोहम्मद यूनुस ने सजा दे दी है। दोस्तों, बकरीद पर कुर्बानी पर लगाई रोक तो भड़क गए मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश सरकार ने कोलकाता वाणिज्य दूतावास में तैनात अपने सीनियर डिप्लोमेट शबाब बिन अहमद को तत्काल प्रभाव से वापस ढाका बुला लिया है। ढाका के न्यूज़पेपर प्रोथोम अलो की रिपोर्ट्स के मुताबिक शबाब बिन अहमद ने ईद उल अजहा यानी बकरीद के मौके पर वाणिज्य दूतावास परिसर में गाय और बकरियों की कुर्बानी पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया था। यह आदेश उनके औपचारिक पदभार संभालने से पहले ही जारी कर दिया गया था। कोलकाता स्थित बांग्लादेश वाणिज्य दूतावास में हर साल कुर्बानी की जाती रही है। ये परंपरा पिछले 30 वर्षों से चली आ रही है। इस पर शबाब बिन अहमद ने कहा कि राजनयिकों को मेजबान देश के सामाजिक सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, गुजरात से बड़ी खबर, चुपके से बॉर्डर पार कर रहा था पाकिस्तानी घुसपैठिया, बीएसएफ ने वहीं के वहीं कर दिया ढेर। जी हां, भारतीय सीमा सुरक्षा बल बोले तो बीएसएफ को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। उसने गुजरात के बानसकांठा जिले में एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। ये पाकिस्तानी घुसपैठिया चोरी से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर रहा था, जिनकी भनक बीएसएफ को लग गई और उसने घुसपैठियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। बीएसएफ की चेतावनी के बावजूद वो नहीं रुका, जिसके बाद उसके ऊपर फायरिंग कर दी गई और वो मौके पर ही ढेर हो गया। बीएसएफ ने एक आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि जवानों ने आज रात गुजरात के बनासकांठा जिले में भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। बीएसएफ के जवानों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते देखा। उन्होंने घुसपैठियों को चुनौती दी, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा, जिससे उन्हें गोली चलानी पड़ी। घुसपैठियों को मौके पर ही मार गिराया गया। तो दोस्तों, उधर आपको बता दें, जापान में बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कहा अगर आतंकवाद एक पागल कुत्ता है तो पाकिस्तान उसका हैंडलर है। जी हां, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश दौरे पर गए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को जापान में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर आतंकवाद एक पागल कुत्ता है तो पाकिस्तान उसका हैंडलर है। भारत सरकार ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर भेजे हैं। इनका उद्देश्य सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करना है। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल में अभिषेक बनर्जी भी शामिल है। ये प्रतिनिधिमंडल अपने दौरे के पहले पड़ाव पर जापान पहुंचा था, जहां शनिवार को इस प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान टीएमसी सांसद ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं और अब हमने वो भाषा भी सीख ली है जिसको पाकिस्तान समझता है। अगर आतंकवाद एक पागल कुत्ता है तो पाकिस्तान उसका हैंडलर है। पूरी दुनिया को इस हैंडलर से निपटने के लिए एकजुट होना होगा, वरना ये और पागल कुत्तों को जन्म देता रहेगा। बिल्कुल सटीक तरीके से दोस्तों इन्होंने जवाब दिया है। वहीं बता दें, इतना ही नहीं, पहलगाम हमले के बाद यूएई का भी सख्त बयान आया है। कह दिया है कि आतंकवाद पर अब चुप्पी नहीं साधी जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत ने कहा कि 2008 के मुंबई हमलों के बाद से आतंकवाद पर खाड़ी सहयोग परिषद देशों के रुख में अब उल्लेखनीय बदलाव आया है, क्योंकि उन्हें व्यापक रूप से यह एहसास हो गया है कि आतंकवाद सभी का साझा दुश्मन है और इस खतरे से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यूएई की प्रतिक्रिया ने मानवता के साझा दुश्मन आतंकवाद का मुकाबला करने की उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। यूएई ने कह दिया है कि आतंकवाद पर अब चुप्पी नहीं साधी जाएगी, आतंकवाद का मुंहतोड़ तरीके से जवाब दिया जाएगा, मिलकर जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, वहीं अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ की बड़ी चेतावनी, ऑपरेशन सिंदूर ने अमेरिका को दिखाई असलियत, भारत से सबक ले ले वरना यह अमेरिका को भी भारी पड़ सकता है।
है। जी हाँ, भारत द्वारा हाल ही में अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को भविष्य की लड़ाई का नया चेहरा दिखा दिया। अमेरिका के प्रसिद्ध रक्षा विशेषज्ञ और वॉर इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर जॉन स्पेंसर ने कहा कि यह सिर्फ भारत के ही लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी एक नींद से जगाने वाली चेतावनी है। उन्होंने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य के युद्ध कैसे होंगे, तेज तकनीकी और घातक होंगे। अब अमेरिका को भी अपनी सुस्त और महंगी डिफेंस मशीनरी पर गंभीरता से काम करना होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर अचानक चीन से युद्ध छिड़ जाए तो अमेरिका उसकी आक्रामक ताकत के सामने कमजोर साबित हो सकता है। कुछ प्रमुख समस्याएं भी उन्होंने गिनाई है दोस्तों, जिसमें अमेरिका हर साल केवल 24 से 48 PSC-3 मिसाइलें ही बना सकता है। दूसरी समस्या गिनाई है कि यूक्रेन को भेजे गए स्टिंगर और जेवलिन मिसाइलों की भरपाई में से 4 साल लग जाएंगे। और तीसरी दोस्तों समस्या गिनाई है कि 155 मिलीमीटर तोपों के गोले भी लगभग खाली स्टॉक में पहुंच चुके हैं। ऐसे में अमेरिका को सतर्क करने की बात कही है दोस्तों इस प्रसिद्ध अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ ने। तो वहीं आपको बता दें, ट्रंप को अजीत डोभाल जैसे तेज तर्रार रहने से है तलाश। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का आधा स्टाफ किया बर्खास्त। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से बड़ी संख्या में स्टाफ को निकाल दिया है। इसमें कुछ महीने पहले उनके द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉर्ज भी शामिल है। इससे पहले NSA निदेशक टिमोथी हॉफ और NSA उप निदेशक वेंडी नोबल को भी ट्रंप बर्खास्त कर चुके हैं। जी हां, साथ ही साथ बता दें, एप्पल के बाद ट्रंप ने सैमसंग को भी दे दी बड़ी धमकी। कह दिया भारत नहीं बल्कि अमेरिका में बनाओ अपना स्मार्टफोन। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के साथ साथ अब सैमसंग को भी बड़ी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ये कंपनियां अपने स्मार्टफोन अमेरिका में मैन्युफैक्चर नहीं करती हैं तो उन्हें 25% आयात शुल्क यानी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट कह दिया है कि ये सिर्फ एप्पल तक ही सीमित नहीं है। सैमसंग और जो भी कंपनियां अमेरिका में फोन बेचती है उन सभी पर यह लागू होगा। अगर वे अमेरिका में फैक्ट्री लगाते हैं तो कोई टैरिफ नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं लगाते तो 25% टैक्स देना होगा, वरना यह न्याय संगत नहीं होगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैंने एप्पल के CEO टिम कुक को पहले ही बता दिया है कि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन यहीं पर बनने चाहिए, भारत या किसी और देश में नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो एप्पल को अमेरिका में कम से कम 25% टैक्स देना होगा। इस पोस्ट के तुरंत बाद एप्पल के शेयर 2.6% गिर भी गए, जिससे कंपनी का $70 अरब का मार्केट कैप मिट में चला गया। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा और कमेंट में वी सपोर्ट ऑपरेशन सिंदूर लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।